हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकू क्लासेस। ओकू क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के संबंधों को देखा था, जिसमें हमने भारत के जो इमीडिएट पड़ोस में आने वाले कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशनशिप को देखा था। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज, एक्सटेंडेड नेबरहुड। और उसमें इंडिया के जो एक्सटेंडेड नेबरहुड में जो कंट्रीज आते हैं उनके साथ भारत के संबंधों को देखने की कोशिश करेंगे। एक्सटेंडेड नेबरहुड का मतलब होता है विस्तारित पड़ोस। अगर हिंदी में देखें तो विस्तारित पड़ोस कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जो हमारा एक इमीडिएट पड़ोसी कंट्रीज है, लाइक जो सार्क के कंट्रीज हैं, तो इनके बाद जो भी कंट्रीज आते हैं, तो मतलब इंडिया ने अपने जो पड़ोस है उसका विस्तार कर लिया। लाइक आप देखोगे कि रिसेंटली हमारे जो पड़ोसी एक्सटेंडेड नेबरहुड में, लाइक सेंट्रल एशिया, ठीक है, एंड मंगोलिया में हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे। फर्स्ट प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने यहाँ पे इन कंट्रीज को विजिट किया था। तो ये हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में आते हैं। सेंट्रल एशिया, मंगोलिया को हम एक्सटेंडेड नेबरहुड में मानते हैं। ठीक इसी तरीके से हर डायरेक्शन में जो है हमने अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड बनाया हुआ है। मैरी टाइम नेबरहुड में भी एक्सटेंडेड नेबरहुड कंट्रीज का को बनाए रखा है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है, एक तरीके से आप कहोगे कि जो एंशियंट में कौटिल्य या चाणक्य की जो पॉलिसी थी उसको हम बोलते थे मंडल पॉलिसी। मंडल जो नीति थी कौटिल्य की, उससे एक तरीके से देखा जाए तो इसके रूट हम वहां पे खोजने की कोशिश कर सकते हैं। मंडल पॉलिसी ने, कौटिल्य ने कहा था, एक फेमस आपने कोटेशन सुना होगा कि कौटिल्य के अनुसार शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनके साथ, जो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में जो कंट्रीज होंगे उनके साथ जिस प्रकार का रिलेशन इन कंट्रीज का उन कंट्रीज के साथ होगा जो उनसे मतलब हमारी सीमाओं से परे हैं, उनके आधार पे भी इंडिया को यहाँ पे लेवरेज मिल सकता है एक्सटेंडेड नेबरहुड के माध्यम से। यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके जो शत्रु हैं उनको हम मित्र बना करके एक कूटनीतिक कह सकते हैं कि बढ़त ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक्सटेंडेड नेबरहुड बेसिकली है क्या, तो इसमें एक तो हमने समझ लिया इसका जो कॉन्सेप्ट है, और दूसरा ये कह सकते हैं कि जो इंडिया का पावर है वो एक तरीके से पावर इंडिया अपना प्रोजेक्ट कर रहा है। इंडिया का पावर का प्रोजेक्शन है एक तरीके से, चाहे वो आप हार्ड पावर पॉलिसी, मिलिट्री पावर ले लो, हार्ड पावर इकोनॉमिक प्रोजेक्शन ले लो, या सॉफ्ट पावर कल्चरल या एडिशनल स्ट्रेंथ। अगर हमारे वैचारिक वैचारिक जो बिंदु हैं, जो हमारे वैचारिक पहलू हैं, उनकी बात करें तो भारत जो है अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के तहत इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है विस्तारित पड़ोस, एक तरीके से वो कॉन्सेप्चुअल जो इसका अम्ब्रेला है वो चारों तरफ फैला हुआ है। यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर हम ईस्टवर्ड, साउथवर्ड, मतलब पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर, ठीक है, यानी कि ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी का मतलब होता है सभी ओर, ठीक है, और डायरेक्शनल का मतलब होता है सभी दिशाओं में। ओमनी का मतलब सर्व, ओमनी का मतलब होता है सर्व। ठीक है, आपने सुना होगा ओमनी पावर, सर्व, ओमनी नोअर। एक तरीके से ईश्वर या गॉड को डिफाइन करते वक्त बोलते हैं कि ही ओमनी परजेंस, दिस काइंड ऑफ वर्ड। तो ओमनी का मतलब होता है सभी दिशाओं में, ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है सभी दिशाओं में। यानी कि 360 डिग्री जो इंडिया का रिलेशनशिप होगा वो 360 डिग्री यानी चारों तरफ अब अपने विस्तारित पड़ोस के माध्यम से फैला जाएगा। और 360 डिग्री में इंडिया के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं आउटसाइड साउथ एशिया, जिसको इंडिया को क्या करना है, इंडिया को उसको भुनाना है, उसका यूज करना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है उसमें बेसिकली वो कहां से कहां तक जा रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्वेज कैनाल, ठीक है, जो विस्तारित भारत की पड़ोस की नीति है, स्वेज कैनाल से दक्षिणी चीन सागर और इसके भीतर पश्चिमी एशिया, खाड़ी के देश, मध्य एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया,
पूर्वी एशिया और एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत और भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र या इंडियन ओशन रीजन शामिल होता है। ठीक है, दिस इज 360 डिग्री विजन, यानी कि चारों तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे जिन क्षेत्रों की बात की उसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो ये आपने एक्सटेंडेड नेबरहुड समझ लिया। इसमें यही है कि इंडिया का जो विस्तारित पड़ोस है, एक्सटेंडेड नेबरहुड है हमारा। एक तरीके से अगर आप इसको एक डायग्राम से समझ रहे हैं, जैसे इंडिया का पड़ोस है, ये दिस इज इंडिया, ठीक है, ये इंडिया का पड़ोस है, और ये जो विस्तार है जो पड़ोस में, वो एक तरीके से हमारा विस्तारित पड़ोस है। और ये विस्तारित पड़ोस हमारा अफ्रीका तक जा रहा है, सुएज कैनाल तक जा रहा है, साउथ चाइना सी तक जा रहा है, वेस्ट एशिया, गल्फ, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा जो रीजन है पूरा, वो इंडिया के लिए काफी स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंस रखता है। लाइक अगर चाइना की जो प्रेजेंस यहाँ पे डोमिनेटिंग हो रही है, बढ़ रही है, साथ ही जो ग्लोबल पावर्स है उनका जो इधर रोल है वो भी बढ़ रहा है। तो एक तरीके से ये जो पूरा एक्सटेंडेड नेबरहुड की हमारी जो पॉलिसी है, वो चाइना की जो पॉलिसी है ना, BRI या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैरीटाइम सिल्क रोड, सीपेक, जो चाइना अपनी गतिविधियों को इस रीजन में बढ़ा रहा है, एक तरीके से चाइना को कंट्रोल करने के लिए भी। आप देखोगे कि मंगोलिया जो कंट्री है वो एक तरीके से सैंडविच्ड है, किसमें, रसिया और दिस इज रसिया एंड दिस इज मंगोलिया एंड दिस इज चाइना। ठीक है, ये रसिया है, ये चाइना। तो ये जो मंगोलिया की जो रिलेशनशिप है वो इन्हीं दोनों कंट्रीज के बीच में झूलते रहते थे। ठीक है, तो मंगोलिया वाज आल्सो लुकिंग अ थर्ड फ्रेंड, यू कैन से दिस। और थर्ड फ्रेंड जब एक मंगोलिया के पास रहेगा तो इसका फायदा ये होगा मंगोलिया को, ठीक है, कि ये चाइना और रसिया दोनों को भी बैलेंस कर सकता है। तो इंडिया इज मंगोलियाज पोटेंशियल थर्ड फ्रेंड। और अभी हमारे हाल ही में जो कुछ साल पहले जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे यहाँ पे, आपने देखा होगा उनकी फोटोज गोवी डेजर्ट में। तो मंगोलिया जाने का यही मकसद था कि जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है उसको क्लोज लाया जाए। इसी तरीके से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी गए हुए थे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी वहाँ पे जो ये रिलेशन है वो भी एक्सटेंडेड नेबरहुड के तहत ही डिफाइन किया जा सकता है। तो जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड है वो सेंट्रल एशिया का, उसमें काफी रोल है। चाहे वो एंशिएंट सिल्क रोड की बात करो आप, चाहे आप बात करो करंटली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना की, तो उसमें सेंट्रल एशिया काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, सेंट्रल एशिया रिसोर्सेज के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो मंगोलिया एक तरीके से चाइना के एरिया में जाकर के इंडिया की दादागिरी वाला कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो इस तरीके से। तो वहां पे इंडिया का जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है वो काफी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और आप यहाँ अगर देखोगे साउथ चाइना सी की बात अगर करें, तो साउथ चाइना सी में जो स्ट्रेटेजिक आप देख सकते हो कि मलक्का जो स्टेट है, ठीक है, जो मलक्का स्टेट है वो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां से चाइना का भी ऑयल जाता है और वर्ल्ड के भी काफी बड़ी मात्रा में वहां से ऑयल का एक्सपोर्ट किया जाता है। और जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, उसको इंडियन ओशन से मलक्का जलडब्ल्यू मध्य के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो चाइना के जो एक्सटेंडेड नेबरहुड में साउथ चाइना सी के कंट्रीज आते हैं, इनडायरेक्टली तो इंडिया का वहां पे कोई इंटरेस्ट, मतलब डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात करें तो इंडिया वहां पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसी तरीके से वेस्ट एशिया में अगर देखा जाए तो वेस्ट एशिया में भी चाइना की काफी बढ़ रही है प्रेजेंस, और इंडिया को वहाँ वेस्ट एशिया में इंडिया के काफी इंटरेस्ट है। ऑयल का जो है रिसोर्सेज यहाँ पे है, जो गल्फ कंट्रीज में, सेंट्रल एशिया देख लिया हमने, साउथ ईस्ट एशिया जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ, ईस्ट एशिया, जापान और ये सब जो कंट्रीज ईस्ट एशिया में आते हैं, एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज, ये सब एक्सटेंडेड नेबरहुड में इंडिया के आ जाएंगे एक तरीके से। इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज तो है ही है, जो आपने देखा था इंडियन ओशन रिम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इस तरीके से एक्सटेंडेड नेबरहुड काफी महत्वपूर्ण होने वाला है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। इसी एक्सटेंडेड नेबरहुड के तहत अब हम कुछ कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है,
जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, सिंगापुर, ठीक। तो सिंगापुर के साथ जो इंडिया का रिलेशनशिप है वो काफी पुराना है, प्राचीन काल से ही, यू कैन से कि प्राचीन काल से ही रहा है, और मॉडर्न में जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये काफी ज्यादा एक तरीके से उभर कर सामने आया था। और जो ये पूरा रिलेशनशिप है ना, उसका श्रेय जो है स्टैमफोर्ड राइफल्स को जाता है, जिन्होंने क्या किया था, 1819 में मलाक्का जल डमरू मध्य के मार्ग पर सिंगापुर में एक व्यापारिक स्टेशन बनाया था। ठीक है, ये काम इन्होंने वहां पे किया था उस टाइम पे, 1819 में। 1819 जब इंडिया में कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ठीक है, अभी कंपनी का शासन शुरू हो चुका था इंडिया में 1764 में, बक्सर के युद्ध के बाद से। तो 1819 में सर स्टैमफोर्ड राइफल्स ने सिंगापुर में एक, जो मलक्का जलदमरू मध्य है उसके मार्ग पर एक व्यापारिक स्टेशन बनाया था। क्योंकि आप देखोगे सिंगापुर का लोकेशन, अभी हम देखेंगे मैप में, तो वो बिल्कुल ही मलक्का जलदमरू मार्ग पर ही है। काफी महत्वपूर्ण लोकेशन है, काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और सिंगापुर जो है ये फाइनेंशियली इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण रखता है इंडिया के लिए, जो है सिंगापुर। सिंगापुर में 100% एफडीआई पे इसका डेवलपमेंट हुआ है। हर फील्ड में 100% एफडीआई है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसी रूट पर स्टैमफोर्ड राइफल्स ने एक व्यापारिक स्टेशन बनाया था। और जो व्यापारिक स्टेशन कहाँ से शासित होता था, उस पर शासन कहाँ से किया जाता था, कोलकाता से। कलकत्ता में जो ब्रिटिश भारत है, ठीक है, उससे शासन किया जाता था, और उसी के तहत वो एक भारत का, ब्रिटिश इंडिया का कॉलोनी बन गया। और कॉलोनी यानी उपनिवेश बनने के बाद जो आप अगर उपनिवेशिक जो कनेक्शन देखा जाए, कॉलोनियल कनेक्शंस, तो वो यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यहाँ के प्रैक्टिसेस हैं, जो यूजेस ऑफ इंग्लिश हैं, ठीक है, और यहाँ पे भारतीय समुदाय की एक बड़ी मात्रा जो यहाँ पे दिखाई देगी आपको सिंगापुर में, ठीक है, डायस्पोरा इंडिया का। तो ये एक कॉलोनियल कनेक्शन को दिखाते हैं कि कॉलोनियल टाइम पे किस तरीके से दोनों देशों के बीच में संबंध एक तरीके से एनहेंस्ड हुए थे, यानी कि इंटरमिंगल हो गए थे, एक तरीके से कह सकते हो। ब्रिटिशर्स का जो इंटरेस्ट है वो तो अपना इंटरेस्ट होता है, जो कॉलोनी कर, जो औपनिवेशिक देश होते हैं, तो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट के ही को फुलफिल करने के लिए वो इन इस रिलेशनशिप का एक तरीके से आधार बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज इंडिया। इंडिया की लोकेशन आपको तो बिल्कुल ही मतलब पता है। आप ये देखो, यहाँ पे सिंगापुर है, एकदम टिप पर है यहाँ पे, एंड दिस इज मलेशिया, एंड दिस इज सिंगापुर, एंड दिस इज मलक्का स्ट्रेट, और यहाँ से ये सुमात्रा आइसलैंड है जो इंडोनेशिया का, एंड दिस इज साउथ चाइना सी। ठीक है, आप देख सकते हो काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सिंगापुर की, काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो इंडिया में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, और उसके बाद से जो लुक ईस्ट इंडिया पॉलिसी शुरू की गई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की शुरू की गई थी, उसकी उससे भी काफी अवसर मिला इंडिया को, ठीक है, कि सिंगापुर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको फिर से बनाया जाए, फिर से निर्मित किया जाए। और इसी में जो है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी शेका हुआ 2005 में। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत जो सिंगापुर और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप को एनहांस किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, रिक्रिएट किया जा रहा था, उसके तहत कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ था। और अब हम वर्तमान संबंधों को देखते हैं। वर्तमान संबंधों में बात करें तो भारत सिंगापुर जो है कि रिलेशनशिप का जो आधार है वो है साझा मूल्य, शेयर्ड वैल्यू। वैल्यूज का मतलब होता है कि समान, वैल्यूज का मतलब होता है एक तरीके से आप इसको एथिक्स के दृष्टिकोण से देखोगे तो वैल्यूज का मतलब होता है अच्छा, मतलब जिसपे आपका व्यवहार आधारित होता है, निर्धारित होता है, ठीक। तो वैल्यूज इसी से रिलेटेड है, शेयर्ड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज का मतलब है दोनों देश एक जैसे वैल्यूज रखते हैं। लाइक अगर बात करें तो दोनों देश जो है रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। इंडिया भी रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, ठीक है।
तो सिंगापुर की रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, एंड फ्रीडम इन द नेविगेशन की बात करता है। ठीक है, फ्रीडम इन नेविगेशन, नेविगेशन कहाँ पे, नेविगेशन साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन में। तो ये और इंडियन ओशन में भी ऑफ कोर्स। तो ये इनके शेयर्ड वैल्यूज हैं और अप्रोचेज हैं, शेयर्ड अप्रोचेज भी हैं। ठीक है, आर्थिक अवसर जो है, अपॉर्चुनिटीज जो दोनों देशों के बीच में अवेलेबल हैं, और जो कन्वर्जेंस ऑफ द इंटरेस्ट, कुछ मुद्दों पर जो है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों देशों के जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे की तरफ मतलब आते हुए दिखाई देते हैं, मतलब ये दोनों के हित एक दूसरे के लिए पूरक हो सकते हैं कुछ मुद्दों पर। ठीक है, और इंडिया जो है पहला कंट्री था 1965 में जिसने सिंगापुर को पहचान दी थी एज अ फ्री कंट्री, फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर इन 1965। ठीक इसी तरीके से सिंगापुर भी पहला देश था जिसने इंडिया के लुक ईस्ट जो पॉलिसी है उस पर रिस्पॉन्ड किया था, उस पर रिस्पॉन्स दिया था, और उसके साथ ही उसने अपना जो आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध है इंडिया ने, वो साउथ ईस्ट एशिया में अपना बढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक, ताकि वो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत को पहचान मिल सके, भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर सके। इसी के साथ जो है दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक संबंधों को बढ़ाने के लिए नवंबर 2015 में भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी यात्रा ने इस संबंध को और भी ज्यादा मजबूत किया और एक जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में बढ़ाया, यानी कि रणनीतिक साझेदारी के लिए आगे बढ़ाया। और जो जिन्होंने मोदी जी ने जो है वहां पर सिंगापुर के स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर, ठीक है, दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप, राजनयिक संबंधों की स्थापना, सॉरी सिंगापुर की स्थापना की बात नहीं हो रही है, दोनों देशों के बीच में राजनयिक यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की स्टेब्लिशमेंट के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हैन सुंग हैन ली सिन लुंग के साथ एक जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सिग्नेचर किया था। ओके, माननीय श्री मोदी 2015 में सिंगापुर के साथ भारत के स्टेट डिप्लोमेटिक रिलेशन के 50th एनिवर्सरी पर जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली सीन, एच इज साइलेंस हियर, इनके नाम में ऐसे ही होते हैं जो चाइनीज नेम होते हैं कुछ इसी तरीके से। तो ली सिंग हिंग लुंग सॉरी के साथ जो है उन्होंने एक सिग्नेचर किया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे 2015 में। इसी तरीके से दोनों देशों के बीच में दोनों देशों के बीच सिंगापुर जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 10 जो अपना साउथ एशियन जो आसियान कंट्रीज हैं उनके बीच, उनमें सिंगापुर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और जो हमारा कोऑपरेशन है वो 5 क्षेत्रों में होता है जिससे हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है वो मजबूत होते हैं। तो इसको 5S प्लैक के रूप में आप जानते हैं, और ये हमारे जो रिलेशनशिप है उसको निर्देशित करते हैं। और वे 5S प्लैक कौन से हैं? स्केल अप यानी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, स्पीड अप कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन रिजुवेनेशन, ठीक है, स्मार्ट सिटीज और अर्बन रिजुवेनेशन इसके लिए भी, और स्किल डेवलपमेंट और स्टेट फोकस, ये 5 जो है एस प्लैक है, इनको आप अपने आंसर में लिख सकते हो, जो सिंगापुर और इंडिया के रिलेशनशिप में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम रक्षा और सुरक्षा के सहयोग की बात करें तो दोनों देशों के बीच में रक्षा और सुरक्षा के संबंध सशस्त्र बलों जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं और रक्षा उद्योग, प्रौद्योगिकी की तीनों सेवाओं के पैमाने और दायरे में काफी मतलब बड़े हो चुके हैं, लाइक, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, इनमें जो इनके जो स्केल है, जो स्कोप है इसके, उसमें फैले हुए हैं ये तो तीनों देश जो रक्षा संबंध जो है हमारे देश के। और दोनों देश जो है अपने जो डिफेंस रिलेशनशिप है, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और भी ज्यादा बढ़ाने और जो क्षेत्र की शांति और स्थिरता है
उसको बढ़ावा देने के लिए मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स पे, मतलब बहुपक्षीय कई लोग और देशों को शामिल करके, ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल करके, जो क्षेत्रीय शांति है और अच्छा संबंधों में को बढ़ाने के लिए, पहल करने के लिए और समर्थन देने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज। इसी तरीके से दोनों देशों ने रिसेंटली, जो नेवीज हैं, दोनों देशों की नौसेनाएं हैं, ठीक है, उन्होंने 27th एडिशन ऑफ द मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्पेक्स का जो 27वां संस्करण है, 27वां संस्करण, आप यू कैन इमेजिन 27th, ठीक है, 27 बायलैटरल एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया गया इधर। और दे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द मैरीटाइम ट्राइलेटरल शिटमैक्स विथ थाईलैंड। ये त्रिपक्षीय है और ये द्विपक्षीय है, ठीक है, सिमैक्स। और त्रिपक्षीय शिटमैक्स है, मैरीटाइम ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ये, और इसमें एक थाईलैंड भी शामिल है। तो इसका भी सेकेंड एडिशन दोनों देशों ने कंप्लीट किया था सफलतापूर्वक। अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसरो, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2011 में सिंगापुर का पहला जो स्वदेश निर्मित माइक्रो यानी सूक्ष्म, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट, सूक्ष्म सैटेलाइट को, सूक्ष्म उपग्रह को, और 2014 में 2 और 2015 में 6 इसी तरीके के माइक्रो सैटेलाइट्स। 2011 में पहला माइक्रो सैटेलाइट, और 2014 में 2 और 2015 में 6 माइक्रो सैटेलाइट्स इन इसरो ने लॉन्च किए हैं सिंगापुर के। तो ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ता हुआ आपका कोऑपरेशन को दर्शाता है। इसरो की जो बढ़ती हुई रेपुटेशन है, इसरो के जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, उनके बढ़ने की एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसरो का जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में एक काफी इनक्रेडिबल और ऐतिहासिक घटना है। जून 2018 में जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सिंगापुर की यात्रा करी थी, और इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में नीति आयोग के साथ अनुसंधान और जो है एक्सचेंजेस के लिए साझेदारी के ऊपर 6 समझौते किए गए थे। ठीक है, दोनों देशों के बीच में किन किन उस पर किए गए थे? नीति आयोग के साथ जो है एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा एनालिटिक्स पे ये सारे 6 समझौते किए गए थे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, आप हिंदी में कहोगे इसको कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम बुद्धि का मतलब होता है कि जो भी आप जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, तो उसमें जो चीजें आती हैं, वो इस तरीके से कोई भी काम अगर आप कंप्यूटर की सहायता से करते हो, रोबोट की सहायता से करते हो, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएगा कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस एरिया काफी ब्रॉडर होने वाला है, काफी बढ़ रहा है। भी माना जाता है कि इन फ्यूचर जो है ऐसा हो सकता है कि जो ह्यूमन रेस है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही खतरा हो जाए। दिस काइंड ऑफ हाइपोथेसिस और आल्सो एग्जिस्ट। आपके हॉलीवुड की कई सारी मूवीज भी ऐसी बनती हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के इस तरीके की बातें की जाती हैं। खैर, दिस इज नॉट आवर टॉपिक। अभी हम देखते हैं कल्चरल कोऑपरेशन। दोनों देशों के बीच में किस प्रकार के कल्चरल कोऑपरेशंस यहाँ पे दिखाई दे। अगर हम सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो सांस्कृतिक सहयोग का जो आदान प्रदान है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर एंड म्यूजियम एक्सचेंजेस, आर्ट, लैंग्वेज और यूथ एक्सचेंजेस के माध्यम से होता है। और इसी तरीके से रीजनल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो भाषा और अध्यापन, टीचिंग या फिर योगा या आर्ट्स को प्रमोट करते हैं, इसके माध्यम से भी दोनों देशों के बीच में कल्चरल रिलेशनशिप दिखाई देता है। और ये दोनों जो देश हैं, आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों देश ईस्ट एशिया
समिट के पार्ट हैं। ईस्ट एशिया समिट, G20 जो डेवलपिंग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ नेशंस जो औपनिवेशिक देश हैं उनका संगठन है कॉमनवेल्थ। मतलब ये कॉमनवेल्थ में आप ये मत सोचना कि यहाँ पे अगर कॉमनवेल्थ औपनिवेशिक देशों का संगठन है या फिर ब्रिटेन भी इसमें है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो औपनिवेशिक कंट्रीज हैं वो अपने इंटरेस्ट के साथ अपनी सॉवरेनिटी के साथ मतलब समझौता करते हैं इसमें शामिल हुए हैं। दे आर फुली सॉवरेन कि वो यहाँ से निकल के बाहर जा सकते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो देखेंगे। और इसी तरीके से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, जो हमने इंडियन ओशन के जो कोस्टल कंट्रीज थे, जो इंडियन ओशन को टच करने वाले कंट्रीज थे, अराउंड 34-38 कंट्रीज के बारे में हमने बात की थी। तो ये कंट्रीज के साथ भी जो दोनों देश जो है इसका भी मेंबर है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सिंगापुर इज आल्सो affiliated with the Indian Ocean and same Indian Ocean Naval Symposium के भी दोनों देश मेंबर है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों देशों के बीच में जो मल्टीलेटरल कॉपरेशन है वो भी काफी अच्छा है। और यहाँ पे आप देखो कुछ जो है जो दोनों देशों के बीच में रेगुलर जो डायलॉग्स हैं वो किस स्तर पर होते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक तो वार्षिक मंत्री स्तरीय और सचिव स्तर के जो संवाद होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सशस्त्र बलों के जो अगर हम देखें जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारे, तो उसके जो 3 अंग हैं उनकी स्टाफ स्तर पे वार्ता होती है। हर साल भारत में सिंगापुर की सेना और वायुसेना का प्रशिक्षण किया जाता है। तो इस लेवल पे भी दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से किसी भी अन्य देश के साथ भारत का जो सबसे लंबा और बिना रुके नौसैनिक अभ्यास था वो सिंगापुर के साथ है। और रेगुलर जो है ईयरली एनुअली एक्सरसाइजेस भी होते हैं सिंगापुर के साथ जो बिना किसी बाधा के चलते रहे हैं। और इसी तरीके से नौसेना और तटरक्षक बल के जो शिप्स हैं, पोत हैं, वो भी सिंगापुर को विजिट करते रहते हैं, राइट। और सिंगापुर जो है अभी हमने देखा था IONS और जो और भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस हैं मिलन है उसमें भी पार्टिसिपेट करती है इंडियन नेवी के साथ सिंगापुर। तो ये एक तरीके से दोनों देशों के बीच में पार्टिसिपेशन का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों देशों का रिलेशन काफी प्रॉस्परस है, काफी डेवलप्ड है और इसमें और भी पोटेंशियल है, काफी स्कोप है दोनों देशों के रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए भी। सिंगापुर चूंकि जो है हमारा जो कॉलोनियल रिलेशनशिप रहा है उसकी वजह से भी हमसे जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो जो रीजनल सिक्योरिटी की बात है, आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, इन सब में सिंगापुर का महत्व काफी ज्यादा है। काफी बड़े लेवल पे इन दोनों देशों के बीच में ये संभावना यहाँ पे छुपी हुई है। रिसेंटली आपने एक डिस्प्यूट का नाम भी सुना होगा कि जैसा कि दिल्ली के जो सीएम है, सॉरी दिल्ली सीएम एके यानी अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें उन्होंने सिंगापुर वायरस, सिंगापुर म्यूटेंट या जो कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो वायरस था उसको सिंगापुर वर्जन बोल दिया था उसको उन्होंने। तो सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है उधर से काफी अनप्लेजेंट टाइप का एक तरीके से रिप्लाई आया हुआ था कि आपने उस वायरस को नाम सिंगापुर क्यों मतलब बोला इस तरीके से। तो इंडियन गवर्नमेंट को इस पे सफाई देनी पड़ी थी कि जो दिल्ली के सीएम है ही डज नॉट रिप्रेजेंट इंडिया और इंडिया का ऐसा कुछ भी मानना नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात पे जो है माफी मांगी थी। तो इस तरीके की चीजें को अवॉइड करना चाहिए दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप को एनहांस करने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें बस इतना ही। फिर अब अगली क्लास में हम इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशनशिप पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि
आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। तो थैंक यू सो मच।